हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का अशोक के बारे में। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था, कुछ पॉइंट्स रह गए थे हमारे, वो आज हम क्लियर करेंगे। मैंने क्लास सेवेंथ की क्लास में अशोक के बारे में आपको बताया था कि राज्य से साम्राज्य किस तरीके से पढ़ा। एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कैसे किया। कलिंग का युद्ध इसने लड़ा। अशोक ने कलिंग के युद्ध लड़ने के बाद इनको क्या पश्चाताप होता है और किस तरीके से वो ये ठान लेते हैं कि हमें अब युद्ध नहीं करना है। किस तरीके से उन्होंने धम्म नीति को अपनाया और धम्म नीति को अपनाते हुए उन्होंने धम्म नीति का प्रचार प्रसार कैसे करवाया। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके थे और साम्राज्य में प्रशासन के बारे में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे अशोक। अशोक एक अनोखा सम्राट, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे और अशोक ने अपने अभिलेख में क्या लिखवाया था ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिसने भी लास्ट क्लास की क्लास नहीं देखी है वो लोग देख लीजिए। ठीक है, और अब कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। कुछ हमारे थोड़े से पॉइंट्स थे कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि अशोक ने अपनी प्रजा के लिए मतलब अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या संदेश दिए। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं आज हम इसके बारे में। लोग विभिन्न अवसरों पर, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक क्या कहते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। राइट, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। मतलब वो अपनी प्रजा के लिए क्या कहते हैं कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, बीमार होते हैं, उनके बच्चों का विवाह होता है। ठीक है, बच्चों के जन्म पर और यात्रा जब शुरू करते हैं तो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं वो, है ना। तो उन्हें लगता है कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या थी। तो उन्होंने ये बोला कि कर्मकांड, ऐसे कर्मकांड करने की वजह से कुछ ऐसी रीतियों को अपनाया जाए। कौन कौन सी रीतियां थी, देखिए क्या बोला था अशोक ने इन रीतियों के बारे में। देखिए, ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। मतलब इनका कहना था कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना चाहिए। ठीक है, किसको? ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। मतलब अपने धर्म की आप प्रशंसा कर रहे हो और दूसरे की निंदा कर रहे हो तो ये बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। राइट, इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये इन्होंने बात कही थी अपनी प्रजा से। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, चलिए, इन्होंने धम्म नीति को अपनाया था। अशोक ने कौन सी नीति को, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने कौन सी धम्म नीति को अपनाया था। तो अशोक ने धम्म नीति को अपनाया था, यानी कि प्रकृत भाषा धर्म इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ। धम्म नीति को अपनाया था अशोक ने। देखिए लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ धम्म की। देखो अशोक का धम्म क्या था। ठीक है, अशोक का धम्म क्या था। देखिए, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्रकृत रूप है। ठीक है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? संस्कृत शब्द है और धर्म का प्रकृत रूप है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, कहीं नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यानी कि ब्राह्मी लिपि से आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखिए आ अक्षर कैसे दिखाया गया है। देखिए देखिए किस तरीके से दिखाया गया है आ अक्षर को। देखिए ये आरंभिक ब्राह्मी है, ये देख रहे हैं ना, आ अक्षर है, ये भी आ अक्षर है। ये देखिए देवनागरी हिंदी, ये भी आ अक्षर है।
हमारी हिंदी क्या देवनागरी है ना, ये अक्षर आ है, हम जो यूज करते हैं, हम जो इसको यूज करते हैं। आ ये बांग्ला का है, ठीक है। ये आ आपका मलयालम का है, ये दिखाई दे रहा है ना। इस तरीके से लिपि से उत्पन्न हुई है ये। और ये तमिल का है। देख लिया ना आप लोगों ने किस तरीके से अलग अलग भाषाओं में लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि हिंदी का प्रयोग हम आज की डेट में करते हैं हम लोग भारतीय, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें पॉइंट रह गया थोड़ा सा और रह गया है, इसमें क्या है वो भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। कुछ शब्दावलियां भी होती हैं इसमें, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अन्यंत्र में क्या देख रखा है, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। कब किया था, जब मौर्य साम्राज्य उभरा था, उभरने के बाद उसके थोड़े पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने, चीन में कौन होते थे, सम्राट हुआ करते थे, ठीक है। चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। क्या था, पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। कितने वर्षों तक चला, 200 वर्षों तक। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। कितनी, 6400 किलोमीटर, तथा पत्थर और ईंट से बनी है। किससे बनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है, पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। तो बुर्ज का मतलब क्या है ना, छोटे छोटे एक होते हैं ना, जैसे होम गार्ड के रहने की जगह होती है, छोटे छोटे बुर्ज बने हुए थे निगरानी रखने के लिए इस पर। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैयों से कैसे भिन्न था, ठीक है। चलिए, आगे इसमें क्या है ये लोग आप कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। देखिए कुछ, देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये लोग आप जरूर ध्यान से लिखा करें, कहीं लिख लिया करें। वैसे मैं नोट्स में भी के लिए कराऊंगी, नोट्स में भी लिख कर लाऊंगी ये सब, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स लाऊंगी आप लोगों के लिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी मौर्य साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। कब हुई थी, ध्यान रखिए, 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, राइट। तो इस तरीके से हमने आज चैप्टर 7 को कंप्लीट किया। रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, ये आप लोग देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो पूछा जाए, ठीक है। रेशम मार्ग तो ठीक है। मंगोल के बारे में ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। देखिए यहाँ पर आ जाइए, आगे की बात क्या दे रखा है, इसमें भी ये भी पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। कब हुआ था, 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो इसी स्थान पर नए राज्यों का उदय होता है। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक, मतलब 100 यानी कि 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। किसका रहा, हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। देखिए हम पूछते हैं ना कि मतलब कि जो शक हैं, शक कौन है, शक कौन थे, मध्य एशियाई लोग थे। शक कौन थे, मध्य एशियाई लोग थे। इनमें से कुछ राज लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल सकी। यानी कि कहने के बाद है, मौर्य साम्राज्य के बाद हिंद यवन आए, उसके बाद मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित होता है, शक थे। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं कि शक को पराजित करके गुप्त शासक आए, ठीक है। अध्याय 10 शंकु के बाद कुषाणों, यानी कि कुषाण कब आए, 200 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ, ठीक है। फिर कुषाण आते हैं, गुप्त के बाद कुषाण आते हैं। और अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे।
शकों के बाद किसका शासन स्थापित होता है? कुषाणों का शासन स्थापित होता है। और कुषाणों के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो ऑल टीचिंग्स एग्जाम्स हो गए, चाहे वो जीके जीएस हो गया, चाहे वो कोई भी हिस्ट्री से एग्जाम हो गया, उसमें कुषाणों के क्वेश्चन, शकों के क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो कुषाणों के बारे में अध्याय 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और क्या दे रखा है इसमें और देखते हैं हम। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज है ना ये, हम लोग इन चीजों को छोड़ते हुए निकल जाते हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए देखिए अब आगे हम पढ़ेंगे हिंदी यवन सिक्का। देखिए हिंदी यवन सिक्का किस तरीके से दिखता था, ये देखो, ये दिख रहा है ना हिंदी यवन सिक्का। ये देखिए हिंदी यवन सिक्का हो गया, ठीक है। और आपका ये कुषाणों का सिक्का हो गया, ये कुषाणों का सिक्का हो गया, ठीक है। तो उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। कहाँ पर? उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में। मौर्य सेनानायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ये कौन था? पुष्यमित्र शुंग कौन था? मौर्य सेनानायक था, मौर्य साम्राज्य का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उसने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी कि कहने का मतलब है शुंगों के बाद कण्व आए, कण्वों का शासन चला, कण्व का शासन चला, जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शंकों का शासन रहा। पश्चिम भारत पर किस पर रहा? शंकों का शासन रहा। यहाँ पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। किसके युद्ध हुए? शंकों के कई युद्ध हुए सातवाहन शासकों के साथ, ठीक है। किसके युद्ध हुए? शंकों के शासन, शकों और सातवाहन शासकों के आपस में कई युद्ध हुए, ठीक है। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। मतलब जो सातवाहन राज्य था लगभग 400 सालों तक टिका रहा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2100 साल पहले हुई थी सातवाहन राज्य की, और ये 400 सालों तक टिका रहा, काफी दिनों तक टिका रहा। लगभग 1700 साल पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। फिर 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में किसका शासन स्थापित हुआ? वकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ, राइट। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल वर्ष पूर्व के बीच चोलो, चेरो तथा पांड्यों ने शासन किया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, चोलो, चेरो और पांड्यों से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और डिटेलिंग भी हम इनकी करेंगे बाद में, ठीक है। नोट्स भी बनाऊंगी मैं आपके लिए इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच, कब? 2200 1800 साल के बीच चोलो, चेरो और पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले, कितना? 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। यानी कि चोल, चेर, पांड्य दक्षिण भारत में, और 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्य के बड़े राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हम उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें समान स्त्री और पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो राज्य और राजा हुए थे इसके अलावा उनके बारे में हमें सिक्कों से, बिल्कुल जायज है कि सिक्कों से पता चलता है कि कौन से राजा हुए थे, पांडुलिपियों से पता चलता है, पुस्तकों से पता चलता है, और इसमें उस समय के स्त्री पुरुषों का क्या योगदान रहा, कृषि का प्रसार कैसे हुआ, नए शहरों का विकास और उद्योग व्यापार में क्या प्रगति थी उस समय, ठीक है। ये सब पता चलता है। व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वही पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया, मानचित्र 6 को देखें, ये आप देख लीजिए। देखिए व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, व्यापारियों ने क्या किया? उपमहाद्वीप के अंदर बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले।
किसके रास्ते खुले? पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। आपको ध्यान होगा वास्को डी गामा के बारे में, कोलंबस के बारे में, इन्होंने क्या किया था? समुद्री रास्ते से तो खोज की थी। चलिए इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 7 है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले, मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों का ध्यान में रखेंगे। देखो सातवां शासक का सिक्का ये दिख रहा है ना, और ये शक शासक का सिक्का है। तो इस तरीके से जो जो राजा हुए हमें सिक्कों से पता चलता है, ठीक है। तो मैंने बताया किस तरीके से मौर्य साम्राज्य के बाद कितने राज्य आए, जैसे कि आपके हो गए कण्व हो गए, शुग हो गए, शंको हो गए, सातवाहन हो गए, है ना। तो ये सब लोग, हिंद यवन हो गए, ठीक है, शक हो गए। तो इन लोगों ने किस तरीके से राज्य किया था, किस तरीके से इनकी शासन व्यवस्था थी, ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज हमारा क्लास 7 चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसको मैंने पार्ट 4 तक लिया है, यानी कि इसको मैंने क्लास 6 के अध्याय 7 को पार्ट 4 में पढ़ाया है आपको। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपको पढ़ाया है, क्योंकि मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट लेकर पढ़ाए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि अनोखा सम्राट इसको क्यों बोला गया, कलिंग का युद्ध क्या था, धम्म नीति क्या थी, राज्य से साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, है ना, और किस तरीके से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कितने राजाओं ने शासन किया, है ना। तो ये सब मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप पार्ट में बताया आपको, ठीक है। तो जिन बच्चों की अगर कुछ क्यूरी हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी A to Z कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इतिहास से संबंधित चाहिए, चाहे वो एग्जाम फॉर्म से संबंधित हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो कल मैं आपको अध्याय 8 पढ़ाऊंगी, यानी कि अध्याय 8 लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए एनसीईआरटी। तो मिलते हैं कल इसी समय, ठीक है। आप लोग भी अध्याय 8 को पढ़कर आइएगा तो अच्छे से समझ में आता है, क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं ये भी समझ में आता है। चलिए मिलते हैं कल हम इसी समय, बाय बाय, टेक केयर।